नमस्कार। आज के लेक्चर में हम एलिजिबिलिटी पीरियड जो कि बी पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में इंक्लूड है के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। एलिजिबिलिटी पीरियड को 1558 से 1603 तक माना जाता है। इस पीरियड का नाम उस टाइम की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम पर दिया गया है। Elizabethan age is named after the reign of the last Tudor monarch of England, Queen Elizabeth I, who ruled from 1558 to 1603. क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे इसको नाम दिया गया था और ये लास्ट टूडर मोनार्क थी इंग्लैंड की। लास्ट क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी और आगे इनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं हुए थे, जिस वजह से इनका जो डायनेस्टी टूडर डायनेस्टी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दिस पीरियड इज़ जनरली कंसिडर्ड एज द मोस्ट ग्लोरियस एंड गोल्डन पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री। इस पीरियड को इंग्लैंड का सबसे ग्लोरियस यानी सबसे वैभवशाली एंड गोल्डन पीरियड माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस पीरियड में जितनी तरक्की इंग्लैंड में, जितनी एडवांस में या प्रोग्रेस बोल सकते हैं इंग्लैंड ने सभी एरियाज़ में की थी, वो इस टाइम से पहले कभी नहीं हुई थी। चाहे वो साइंस अपन साइंटिफिक डिस्कवरीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी। साथ में इन्होंने एक्सप्लोरेशंस बहुत ज़्यादा किया था, नेविगेशन के थ्रू कोलोनाइजेशन स्टार्ट हुई थी। साथ साथ में मतलब इसी पीरियड में अमेरिका की खोज हुई थी एंड इसी टाइम में वास्को डी गामा इंडिया में भी आया था। तो दिस पीरियड इज़ जनरली कंसिडर्ड एज द मोस्ट ग्लोरियस इन द गोल्डन पीरियड इन द इंग्लिश हिस्ट्री। और इस एज को, दिस एज इज़ ऑल्सो नोन एज शेक्सपियरियन एज और द एज ऑफ रेनेसा। और इस पीरियड को शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं। शेक्सपियरियन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि शेक्सपियर जो कि मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट था इस एज का, मतलब या फिर यह मान सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर का सबसे रिनाउंड जो राइटर है वो शेक्सपियर, वो इस एज में हुए थे 1550, मतलब ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ उन्होंने इसी टाइम में अपने सबसे ज़्यादा पॉपुलर ड्रामास लिखे थे और उनका बर्थ भी 1564 में इसी टाइम हुआ था। और इस एज को एज ऑफ रेनेसा भी बोलते हैं। वैसे रेनेसा जो था वो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था अदर कंट्रीज़ में, वो मिड 15th सेंचुरी के ऑलमोस्ट अदर कंट्रीज़ में स्टार्ट हो गया था, पर इंग्लैंड में पहुँचते पहुँचते उनको ऑलमोस्ट मिड 16th सेंचुरी तक वो यहाँ पहुँचा था, जो कि एलिजाबेथन के एरा के टाइम ही आया था यहाँ पे इंग्लैंड में, इसलिए इसको एज ऑफ रेनेसा भी बोलते हैं। During this period, England made significant advances in the realm of navigation and explorations। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि इस टाइम में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण खोजें हुई थी, या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा जहाज़ों के थ्रू इधर उधर एक्सप्लोर किया था और नए नए कॉलोनीज़, नए नए जो देश हैं उनकी डिस्कवरीज की थी इस टाइम में। England's reputation as a strong naval power was enshrined in history by its defeat of Spanish Armada in 1558। स्पेनिश आर्मडा मतलब स्पेनिश की जो नौसेना थी या नौका या उसकी जहाजी बेड़ा था, उसको 1558 में इंग्लैंड ने हराया था, जिससे कि इसकी रेपुटेशन एज ए नेवल पावर स्ट्रॉन्ग हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। क्वीन हरसेल्फ वाज a patron of arts and her actions, image and court atmosphere led to a flourishing of arts and literature in this period। और क्वीन खुद भी आर्ट और लिटरेचर की बहुत बड़ी संरक्षण थी। पैटर्न मतलब जो संरक्षण देता है, जैसे कि अपने यहाँ राजस्थान में बोलते हैं कि कुंभा बहुत बड़े संरक्षण थे लिटरेचर के, वैसे ही क्वीन जो एलिजाबेथ थी वह इंग्लैंड में उस टाइम बहुत बड़ी पैटर्न थी। इसी वजह से उस टाइम में बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें आई थी लिटरेचर में, आर्ट्स में, हर टाइप में। Literary works written during the reign of Elizabeth I were by writers as Sir Philip Sidney, एडमंड स्पेंसर, रोजर एस्चैम, रिचर्ड हुकर, मार्लोव एंड विलियम शेक्सपियर। और जो लिटरेरी वर्क्स इनके टाइम के दौरान जो लिखे गए थे, वो जो लिखने वाले जो राइटर थे मेनली वो ये है, सर फिलिप सिडनी थे, एडमंड स्पेंसर थे, रोजर एस्चैम थे, रिचर्ड हुकर थे, मार्लोव थे और विलियम शेक्सपियर थे। द एलिजाबेथन एज सो द फ्लरिंग ऑफ पोइट्री। और एलिजाबेथन जो एज थी उसमें जो पोइट्री थी उसके डिफरेंट फॉर्म्स भी आए थे, जैसे कि सोनेट फर्स्ट टाइम आया था इंग्लैंड में इन्हीं के टाइम में। द स्पेंसेरियन स्टैंजा, जो कि स्पेंसर ने बनाया था, अपना खुद का एक यूनिक स्टैंजा बनाया था, उसको स्पेंसेरियन स्टैंजा बोलते हैं। ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स भी इसी टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, क्रिस्टोफर मार्लोव ने सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया था। वॉज द गोल्डन एज ऑफ ड्रामा, और ड्रामा का भी गोल्डन एज था, क्योंकि जो आई थिंक इटली से जो ड्रामास आए थे उनको कॉपी करके, या फिर स्पेशली द प्लेज ऑफ शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा प्लेज लिखे थे, हर तरह के प्लेज लिखे थे। उसने कॉमेडी भी लिखी थी, ट्रेजेडी कॉमेडी लिखी थी एंड ट्रेजेडी लिखी थी। इस टाइप के हर एक ड्रामा इसी टाइम में फ्लरिश हुए थे। एंड इंस्पायर्ड ए वाइड वेराइटी ऑफ स्प्लेंडिड प्रोज, और प्रोज भी खूब सारे लिखे गए थे इस टाइम में। फ्रॉम द हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, वर्जन ऑफ द होली स्क्रिप्चर
और जो होली स्क्रिप्चर्स थे उनके अलग अलग वर्जन भी आए थे। होली स्क्रिप्चर इन सेंस बाइबल के नए नए मतलब उनका ट्रांसलेशन होके आ रहा था इस टाइम तक। पैम्पलेट्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म टू द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ एलिजाबेथन एज। मतलब एलिजाबेथन एज का जो रिलीजियस बैकग्राउंड था वो कैसा था। एक्चुअली एलिजाबेथ खुद प्रोटेस्टेंट थी, पर उनसे पहले जो उनकी रूल करी थी उनकी हाफ सिस्टर मेरी, वो कैथोलिक थी। तो कैथोलिसिज्म क्या होता है? कैथोलिसिज्म इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द रोमन कैथोलिक चर्च इज़ द लार्जेस्ट क्रिश्चियन चर्च एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कंटिन्यूसली फंक्शनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। रोमन कैथोलिसिज्म माना जाता है रोमन कैथोलिक चर्च है जो कि रोम में है और जिसका हेड होता है पोप, और ये सबसे पुराना है और इसको सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो जो क्वीन मैरी थी, इसकी हाफ सिस्टर जिससे पहले रूल कर रही थी, वो कैथोलिक थी। पर एलिजाबेथ और क्वीन मैरी के जो फादर थे हेनरी VIII, एक्चुअली उन्होंने 6 शादियाँ की थी। और क्योंकि वो जब उन्होंने फर्स्ट शादी की थी तो अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहते थे और रोमन कैथोलिक चर्च था, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। तो उन्होंने अपना अलग से इंग्लैंड में चर्च बनाया था जिसे चर्च ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है। और उन्होंने वहाँ से रोमन कैथोलिक जो चर्च था उससे अपना लिंक हटा लिया था और अपने आप को सुप्रीम मान लिया था, उससे सुप्रीम हेड ऑफ दैट चर्च ऑफ इंग्लैंड बना लिया था। तो क्वीन मेरी जब आई थी उन्होंने वापस कैथोलिसिज्म को रिस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि जो रोम से रिलेटेड है कैथोलिक चर्च है उसको वापस हेड बनाने की कोशिश की। पर क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स ज़्यादा हो गए थे तो क्वीन मैरी को हटा दिया गया। और फिर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जब इस टाइम बनी थी तो उन्होंने वापस ट्राई किया कि प्रोटेस्टेंट्स को वापस इन्फोर्स लाया जाए और कैथोलिसिज्म को कम से कम किया जाए। बट क्वीन एलिजाबेथ वाज ए प्रोटेस्टेंट क्योंकि वो खुद प्रोटेस्टेंट थी। अब प्रोटेस्टेंट्स क्या होता है? प्रोटेस्टेंट 16th सेंचुरी में इसका ओरिजिन हुआ था और दैट वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट व्हाट इट्स फॉलोवर्स परसीव टू बी एरर इन द कैथोलिक चर्च। मतलब वो मानते थे कि जो कैथोलिक चर्च की जो रिचुअल्स है या जो भी उनके रूल्स हैं वो सही नहीं, उनमें जो एरर थी उसके अगेंस्ट जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और जिन्होंने अपना अलग से चर्च बनाया उनको प्रोटेस्टेंट्स बोलते हैं। After the passing of the Act of Supremacy and Uniformity in 1559 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक एक्ट पास किया था, द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी एंड यूनिफॉर्मिटी। मतलब एक रूपता का और सुप्रीमेसी का एक उन्होंने किया था। उसके बाद में क्वीन वाज गिवन द टाइटल एंड पोजीशंस ऑफ द सुप्रीम गवर्नर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद में क्वीन एलिजाबेथ को सुप्रीम गवर्नर की पोस्ट दी गई थी चर्च ऑफ इंग्लैंड में। तो इसमें क्या हुआ था? This act gives complete control of the Church of England into the hands of Queen Elizabeth। इसमें क्या हुआ? फिर क्वीन एलिजाबेथ को जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था उसका जितना भी जो कंट्रोल था वो उसके अंडर में आ गया था। इससे बिफोर दैट, इससे पहले होता यह था कि जो चर्च ने अपने जो भी डिसीजन लिया वो आप पे इम्पोज कर दिया, वो आपको मानना ही होता था। राजा के ऊपर भी चर्च होता था। पर जब ये एक्ट पास हो गया उसके बाद में चर्च के ऊपर राजा हो गया, मतलब राजा ने अपनी सुप्रीमेसी चर्च के ऊपर इस्टेब्लिश कर दी थी। दिस पीरियड ऑल्सो लेड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अब प्रोटेस्टेंट में भी रिफॉर्मेशन हुआ, मतलब प्रोटेस्टेंट जो था चर्च कैथोलिसिज्म से अलग हुआ था। फिर इसमें प्रोटेस्टेंट्स में कई लोगों को ये लगा था भाई ये सही नहीं है वो सही नहीं है, तो इसमें रिफॉर्मेशन हुआ। तो रिफॉर्मेशन इसी टाइम में हुआ था। दिस मूवमेंट वाज हेडेड बाय मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन एंड अदर्स। और जो ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ था इसको हेड किया था मार्टिन लूथर ने, जॉन कैल्विन ने और उनके साथियों ने किया था। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स साइंटिफिक बैकग्राउंड्स ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में जो साइंटिफिक जितने भी इन्वेंशंस हुए या फिर क्या साइंटिफिक क्या क्या प्रोसेस हुए थे, क्या क्या एडवांसमेंट हुए थे इस एज में, उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। दिस पीरियड विटनेस्ड साइंटिफिक डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, कार्टोग्राफी एक्सेट्रा। इस पीरियड में साइंटिफिक डिस्कवरीज अलग अलग फील्ड में हुई थी, जैसे कि मेडिसिन में भी हुई थी, एस्ट्रोनॉमी यानी कि अंतरिक्ष ज्ञान में या फिर एस्ट्रोनॉमी उसके बाद उसमें हुई थी, और कार्टोग्राफी यानी मानचित्रण में हुआ था एक्स्ट्रा। मानचित्रण में क्योंकि इस टाइम में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ था, तो नए नए उनको रास्ते पता चला कि भाई यहाँ पे ये इस रूट से जाएंगे तो ये पे आएगा, तो अर्थ के मानचित्रण में नया नया उनको कुछ प्राप्त हुआ। और इस टाइम में जो मेजर साइंटिस्ट थे वो जैसे गैलीलियो, कैप्लर, वेसिलियस, हार्वे। गैलीलियो जैसे आपको पता होना चाहिए कि टेलीस्कोप की डिस्कवरी की थी। कैप्लर ने
प्लैनेटरी मोशंस, मतलब प्लैनेट्स किस तरह मोशंस करते हैं, उन पर क्या क्या रूल होते हैं, उनके बारे में इसने बताया था। वैसे लिए इसने अपना जो स्केलेटन होता है, बॉडी स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र होता है, उसके बारे में कुछ नई खोजें बताई थी, उसके बारे में उन्होंने बताया था। और हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन, अपने जो शरीर में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, किस तरह क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में उन्होंने बताया था। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ दिस पीरियड, इनके जो इस पीरियड में जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हुई थी वो थी ग्रेफाइट पेंसिल, द मॉडर्न कैलेंडर जो कि आज भी यूज़ होता है अपने, टाइम बॉम्ब विच इज़ द जो सबसे ज़्यादा रेडली चीज़ इन्वेंट हुई थी, जो नहीं होनी चाहिए थी ह्यूमन हिस्ट्री में, टाइम बॉम्ब स्टार्ट हुआ था और यहीं से बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद में एटम बॉम्ब, पता नहीं कौन कौन सी बॉम्ब आए। वाइंड पावर सॉमिल, विंड पावर सॉमिल यानी जहाँ पे लकड़ी की कटाई होती है, आराम से बोलते हैं, वो उसकी भी डिस्कवरी इस टाइम में हुई थी। एंड द थर्मोस्कोप, ये सब चीज़ें हैं जिनके डिस्कवरी इस टाइम में हुई थी। इसका और ये हो सकता है अभी एलिजाबेथन एज में जितनी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई थी उसी के हिसाब से साथ साथ में लिटरेचर में भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी। और यहाँ पे प्रोटेस्टेंटिज्म का आविर्भाव हुआ था कि रोमन कैथोलिक चर्च से, जैसे कि अपने हिंदुओं में मान सकते हैं, जब हिंदू थे उससे सिख निकले, उससे जैन निकले, बुद्ध निकले, उसी तरह से रोमन कैथोलिक चर्च से प्रोटेस्टेंट निकले, फिर प्रोटेस्टेंट से प्रेस्बाइटेरियंस भी निकलते हैं। तो ये आज के लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।